हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और 11,700 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 8:33 पर मैं आपको सुनवा रहा हूँ किस तरह से CRI हिंदी का प्रसारण आ रहा है। और आज मैं जयपुर में उपस्थित हूँ। ये जयपुर के लोकेशन के हिसाब से आप सुनिए किस तरह से परफॉर्मेंस आती है। ह्यूमनॉइड रोबोट ने मंच साझा किए। इन रोबोट्स ने न केवल तलवारबाजी, ड्रंकन फिस्ट और नान चाकू का प्रदर्शन किया, बल्कि भाषाई कार्यक्रमों में संवाद, अदायगी, कपड़े तह करने और अभिनय जैसे कार्य भी किए। इनके वीडियो क्लिप कुछ ही घंटों में विदेशी प्लेटफॉर्मों पर वायरल हो गए। विदेशी तकनीकी सर्कल में इसने हलचल मचा दी है। टेक अकाउंट साइबर रोबो ने इसे बिल्कुल पागलपन बताया। रेडिट टेक ब्लॉगर ओवेन लुइस ने कहा कि रोबोट ओलंपिक आयोजित करना चाहिए। चीनी रोबोट वैश्विक मानक बन गए हैं। स्विस AI विशेषज्ञ डोमिनिक गोरेकी ने प्रशंसा करते हुए कहा कि चीन ने खुद को वैश्विक रोबोटिक्स महाशक्ति के तौर पर स्थापित किया है। रॉयटर्स, द इंडिपेंडेंट, एसोसिएटेड प्रेस, बिजनेस इनसाइडर, स्पेनिश अखबार एल एस्पेनियोल और इंडिया टुडे सहित कई देशों की प्रमुख मीडिया संस्थानों ने इस पर व्यापक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रॉयटर्स ने कहा कि चीन ने रोबोटिक्स और AI को अपनी AI प्लस मैन्युफैक्चरिंग रणनीति के केंद्र में रखा हुआ है। इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन का वार्षिक स्प्रिंग फेस्टिवल गाला एक वैश्विक तकनीकी इवेंट में बदल गया है, जहां ह्यूमनॉइड रोबोटों ने जटिल मार्शल आर्ट मूव्स का प्रदर्शन किया है। उधर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के डेटा के मुताबिक 2026 स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान रिलीज हुई फिल्मों का कुल बॉक्स ऑफिस राजस्व प्री सेल्स मिलाकर 2 अरब युआन से ज्यादा हो गया है। वहीं 2026 के पूरे साल का कुल बॉक्स ऑफिस राजस्व 4 अरब युआन से अधिक पहुंच गया। 2026 स्प्रिंग फेस्टिवल फिल्म सीजन 15 फरवरी से शुरू हुआ। इस साल के स्प्रिंग फेस्टिवल रिलीज में कॉमेडी, एक्शन, एनिमेशन और साइंस फिक्शन समेत अलग अलग थीम वाली अलग अलग तरह की फिल्में शामिल हैं, जो दर्शकों को एक शानदार और अलग अलग तरह का सिनेमाई अनुभव प्रदान करेंगी। उधर चीनी परिवहन मंत्रालय के अनुसार 17 फरवरी को देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच यात्रियों के आवागमन का आंकड़ा 21 करोड़ से अधिक रहने का अनुमान है। इस साल वसंत उत्सव यात्रा सीजन शुरू होने के बाद से अंतर क्षेत्रीय यानी आवागमन में लगातार वृद्धि हो रही है। परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। 17 फरवरी को देश भर में रेलवे द्वारा लगभग 61 लाख यात्रियों को ले जाए जाने का अनुमान है और 281 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना है। कई स्थानों पर पर्यटन विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, जो यात्रियों की वसंत उत्सव के दौरान स्थानीय पर्यटन की मांगों को पूरा कर रही हैं। शियांगचेन हाई स्पीड रेलवे, पाओयिन हाई स्पीड रेलवे और शियान हाई स्पीड रेलवे सहित 22 नए रेलवे लाइनों और 50 से अधिक नए रेलवे स्टेशनों ने पहली बार वसंत उत्सव यात्रा में भाग लिया है, जिससे परिवहन क्षमता में प्रभावी तौर पर इजाफा देखा गया है। परिवहन क्षमता बढ़ाने के साथ साथ बड़ी संख्या में यात्रियों से निपटने के लिए कई प्रमुख स्टेशनों में बुद्धिमान सुरक्षा जांच उपकरण लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों की आवाजाही दक्षता में काफी इजाफा हुआ है। पेइचिंग रेलवे स्टेशन में लगे बुद्धिमान सुरक्षा जांच उपकरणों ने प्रति सामान की जांच समय को 6 सेकंड से घटाकर 2 सेकंड कर दिया है। उधर हाल ही में कई देशों के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को संदेश या पत्र भेजकर चीनी नागरिकों को अश्व वर्ष की बधाई दी। क्यूबा के क्रांतिकारी नेता राउल कास्ट्रो और क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के प्रथम सचिव और राष्ट्रपति मिगेल डियाज कानेल ने चीनी लोगों को अश्व वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि चीन दुनिया में शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है और क्यूबा चीन साझा भविष्य वाला समुदाय के निर्माण को बढ़ावा देना जारी रखना चाहता है। उधर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि नेपाल चीन के रिश्तों का एक लंबा इतिहास रहा है और उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच आपसी फायदे वाले सहयोग से और भी अच्छे नतीजे सामने आएंगे। उन्होंने चीन के लगातार विकास और खुशहाली की कामना की है। उधर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका चीन को एक भरोसेमंद दोस्त मानता है और चीन को उसके लंबे समय से चले आ रहे और पक्के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने चीन के लिए अश्व वर्ष में लगातार सफलता की कामना की, कहा कि देश तरक्की करे और उनके लोग हमेशा खुश रहें।
उधर चीनी राष्ट्रीय प्रेस और प्रकाशन प्रशासन के मुताबिक 16वीं वैश्विक प्रवासी चीनी पुस्तक दुकानों की चीनी पुस्तक वसंत महोत्सव की संयुक्त प्रदर्शनी का आयोजन हाल ही में विश्व भर के 40 देशों और क्षेत्रों में स्थित 100 से अधिक चीनी पुस्तक दुकानों में किया गया, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सिंगापुर, ट्यूनीशिया और ऑस्ट्रेलिया आदि देश शामिल हैं। प्रदर्शनी के दौरान भाग लेने वाली बुक स्टोर्स ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रचनाओं और उनसे संबंधित अध्ययन सामग्री को प्रदर्शित करने और बेचने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और राज्य के प्रमुख निर्णयों और पहलों की व्याख्या करने और नए युग की विकास उपलब्धियों और उनके वैश्विक महत्व को प्रदर्शित करने के विषय पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों का एक संग्रह प्रदर्शित किया है। इसके अलावा चीनी बसंत महोत्सव थीम वाली पुस्तकें, लोकप्रिय अकादमिक रचनाएं, मौलिक बाल पुस्तकें और चीनी भाषा सीखने की पाठ्य पुस्तकें भी प्रदर्शित की गई हैं। उधर 17 फरवरी को मॉस्को मेट्रो में चीनी नववर्ष की थीम पर आधारित एक ट्रेन का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रूस में चीनी राजदूत चांग हांगहुई, रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखरोवा और मॉस्को के परिवहन और उद्योग के प्रभारी उप मेयर लिक्सुतोव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। खबर के मुताबिक मॉस्को में चीनी नववर्ष का आगमन हो चुका है और अब इसकी शुरुआत होने वाली है। बसंत उत्सव की थीम पर आधारित मेट्रो ट्रेन रवाना होने वाली है। खूबसूरती से सजाए गए ये डब्बे न केवल यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे, बल्कि चीनी संस्कृति की कहानियां भी सुनाएंगे। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं पंकज श्रीवास्तव आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। मित्रों, इन दिनों हम आपको चीन के अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। इसी के तहत आज पेश करते हैं एक नई कड़ी जिसका शीर्षक है गाओ लीकुंग पहाड़ी क्षेत्र में बसी लीसु जाति। लीसु जाति मुख्य रूप से यूनान प्रांत के उत्तर पश्चिम में नोचियांग लीसु जातीय स्वायत्त प्रेफेक्चर में बसी हुई है। शेष कुछ यूनान प्रांत की पश्चिम में स्थित अन्य काउंटियों और सचुआन प्रांत की शीचांग और येनपियन काउंटियों में रहते हैं। लीसु जाति का उल्लेख 1000 वर्षों पहले की हांग राजवंश की पुस्तकों में भी किया गया है। लीसु जाति के पूर्वज 8वीं शताब्दी में छांगचांग नदी के ऊपरी भाग यानी चिंशा नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए थे। जातीय स्रोत के संदर्भ में उनका संबंध ई जाति और नाशी जाति से बड़ा घनिष्ठ था। तत्पश्चात 16वीं शताब्दी में वे दक्षिण पश्चिम की ओर स्थानांतरित होते रहे और उनके बसने का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता रहा। वे अनेक छोटे इलाकों में बिखर गए और दूसरी जातियों के साथ मिलकर रहने लगे। दूसरी जातियों के प्रभाव से लीसु जाति के उत्सव हान, पाई और नाशी जातियों के उत्सव से मिलते जुलते हैं। ताओकान यानी तलवारों की सीढ़ी त्योहार, जो चीनी चंद्र पंचांग के अनुसार दूसरे महीने की 8वीं तारीख को मनाया जाता है, लीसु जाति का एक परंपरागत त्योहार है। लीसु जाति के लोग शादी, शिकार, मकान बनाने और अच्छी फसलें प्राप्त करने के सुअवसरों पर अवश्य ही नृत्य गीत कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। नोचियांग नदी का चमकीला हरा पानी यूनान प्रांत के पश्चिम में जड़ित हरित पट्टी का आभास देता है। बर्फीला पीलवो पर्वत और गाओ लीकुंग पर्वत समुद्र की सतह से, जिनकी ऊंचाई क्रमशः 4000 मीटर और 5000 मीटर है, दो ऊंचे ऊंचे पर्दों की तरह नोचियांग नदी के दोनों किनारों पर आमने सामने स्थित है, जिससे दक्षिण पश्चिम चीन की मशहूर बड़ी नदी घाटी बन गई है। नदी की मचलती बल खाती लहरें और ऊंची सीधी चट्टानों का भूदृश्य अत्यंत मनोहर लगता है। इसी मनोरम स्थान पर लीसु जाति की रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी से प्रचलित मौखिक कहानी के अनुसार लीसु जाति के पूर्वज लांछांग नदी के पूर्व में चिंशा नदी के दोनों किनारों पर रहते थे। प्राचीन काल में ई और लीसु जातियां एक ही जाति मानी जाती थीं, पर लंबे अरसे में ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ साथ वे धीरे धीरे दो कबीलों में विभक्त हो गईं और पृथक जातियों के नाम से जानी जाने लगीं। 16वीं शताब्दी के मध्य में खूंखार सरदार के दमन से बचने के लिए लीसु जाति की जनता अपने मुखिया के नेतृत्व में लांछांग नदी और बर्फीले पीलवो पर्वत को पार करके नोचियांग नदी घाटी की गोद में आ बसी। बाद में कई बार हुए स्थानांतरणों की वजह से लीसु जाति का निवास क्षेत्र लगातार बढ़ता गया। साथ ही ये जाति अनेक छोटे छोटे इलाकों में बिखर गई और दूसरी जातियों के साथ मिलकर रहने लगी। यही कारण है कि इस जाति में स्पष्ट विभिन्नता नजर आती है। वस्त्र के रंगों के अनुसार उसकी पाए यानी सफेद, लीसु, हेई यानी काला, लीसु और हुआ यानी फूलदार,
लीसू 3 शाखाएं हो गई। लीसू जाति के लोग अपने हाथों से बुने सन के कपड़े पहनते हैं। महिलाओं के वस्त्र ज्यादा सुंदर होते हैं और उनमें अपनी जातीय विशेषता की झलक दिखती है। पाई और हेई लीसू की महिलाएं आमतौर पर ऊपर दाएं पल्ले वाला ब्लाउज और फतूही पहनती हैं और नीचे टखनों तक लंबे चुन्नटदार लहंगे पहनती हैं। ज्यादातर वस्त्र काले और नीले सूती कपड़े से या बिंदीदार डिजाइन वाले सन के सफेद कपड़े से बने होते हैं। लहंगे के नीचे किनारे पर रेखीय और फूलदार डिजाइन बने होते हैं। शादीशुदा महिलाएं कानों में कांसे की कनकलियां पहनती हैं। बड़ी वाली कनकली कंधे तक लंबी होती है। सिर पर मूंगे और शीशे से बने आभूषण लगाती हैं। लड़कियां ऊन के लाल धागों से बाल को बांधना पसंद करती हैं, जिन पर छोटे छोटे सीप टके होते हैं। कुछ तो छाती पर यशब, सीप और चांदी के सिक्कों की मालाएं पहनना पसंद करती हैं। सीप वाले आभूषण पर साधारण सी रेखाएं और छोटे छोटे छेद भी होते हैं। लड़कियों की टोपी पर सफेद मूंगे और शीशे से बने आभूषणों के अलावा धातु के चमकदार टुकड़े भी लगे होते हैं, इसलिए देखने में वो अनोखी शिल्पकृति लगती है। हुआ लीसू की वेशभूषा तो और अधिक रंगीन होती है। इस शाखा की महिलाएं अपने ब्लाउजों और लंबे लहंगों पर कसीदे कढ़े झालर लगाती हैं। वे सिर पर फूलदार साफा बांधती हैं और कानों में कांस्य या चांदी की कनकलियां पहनती हैं। उनका लहंगा जमीन तक लंबा होता है। चलते समय लंबे लहंगे के हिलने डुलने का दृश्य बहुत आकर्षक लगता है। उनकी एक और आदत यह है कि कंधे पर एक ऐसा बस्ता लटकाती हैं जो लाल, सफेद और काले कपड़ों को मिलाकर बना होता है और जिस पर फूलदार डिजाइन कढ़ी होती है। सभी स्थानों के लीसू पुरुष सन के स्वनिर्मित कपड़े से बने कॉलर रहित वस्त्र पहनते हैं। ये वस्त्र घुटनों तक लंबा होता है और बीच में और दोनों बगल में खुला होता है। इसे बटन के बजाय कमरबंद से बांधा जाता है। पहनते समय पहले वस्त्र के पल्लों को जोर से खींचा जाता है और फिर वस्त्र के निचले आंचल को कमर पर बांधा जाता है, जिससे ये धनुषाकार बन जाता है। वस्त्र के पिछले हिस्से पर कोई सजावट नहीं होती है। कुछ पुरुष छोटा वस्त्र भी पहनते हैं, जो दोनों बगल में खुला हुआ एक तरह का जैकेट है और नीचे लंबा पतलून पहनते हैं। पुरुष अपने सिर पर लाल और सफेद अथवा काला और श्वेत 2 रंग वाली पगड़ी लपेटते हैं। प्रौढ़ पुरुष कमर की बाईं तरफ एक चाकू और दाईं तरफ एक ऐसा तरकश लटकाते हैं जो भालू या बंदर के चमड़े से बनाया जाता है और पीठ पर धनुष लटकाते हैं। ये चीजें उनके लिए सजावट ही नहीं, औजार और हथियार भी हैं। लीसू जाति के स्त्री पुरुष, बूढ़े बच्चे सभी गीत नृत्य में बड़े प्रवीण होते हैं। खासकर प्रतिगान उनकी विशेष रुचि है। नववर्ष और त्योहारों के अवसर पर गायक अनवरत कई दिनों तक गाते रहते हैं। कुछ जगहों पर नववर्ष के मौके पर पूरे परिवार के लोग खाद्य पदार्थ और रसोई के साधन साथ लिए गर्म चश्मे के किनारे जाते हैं, जहां गर्म चश्मा गीतों की प्रतियोगिता आयोजित होती है। इस अवसर पर चश्मे के किनारे अनगिनत तंबू लगाए जाते हैं। लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है और अपनी योग्यता दिखाने के लिए अलग अलग जगहों के प्रसिद्ध गायकों का यहाँ मिलन होता है। प्रतियोगिता में जो गायक गाना गाते हैं वे सब आशु गीतकार होते हैं। एक दल हारता है तो दूसरा दल आता है। रात को भी गीत की सुरीली आवाज अलाव के आसपास गूंजती रहती है। ये गीत प्रतियोगिता लगातार कई दिनों तक चलती है। लीसू जाति का गीत सिर्फ गीत प्रतियोगिता में ही नहीं, रोजमर्रा के जीवन, श्रम और शादी मृत्यु के मौकों पर भी सुनाई देता है। यहाँ तक कि अभियोग लगाने, मुकदमा चलाने और झगड़ा सुलझाने के मौकों पर भी गीतों का प्रयोग किया जाता है। लीसू जाति के लोकगीत अत्यंत सीधे साधे और मर्मस्पर्शी होते हैं। इन गीतों के 6 प्रकार हैं: प्राचीन गीत, प्रेम गीत, प्रतियोगिता गीत, यज्ञ गीत, अंत्येष्टि गीत और गुणगान गीत। गीतों की विषय वस्तु के अनुसार इनके 5 प्रकार हैं: उत्पादन गीत, शादी से कतरा कर निकलने का गीत, शिकार गीत, मकान निर्माण गीत, फसल कटाई गीत, चरवाहा गीत और मुकदमा गीत आदि। आल्हा और आशु लोकगीत सर्वाधिक गाए जाते हैं। लीसू जाति की जनता ने प्रकृति से लंबे संघर्ष के दौरान अपने मेहनती और प्रेममय जीवन में जिन गीत नृत्यों का सृजन किया है, उनसे उनकी जाति के जीवन का विशिष्ट गहरा रंग प्रतिबिंबित होता है। तीरंदाजी प्रतियोगिता लीसू जाति के नववर्ष और त्योहारों का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। नृत्य गीत कार्यक्रम के समय जवान पुरुष अपना धनुष बाण निकालकर 100 कदम की दूरी पर स्थित लक्ष्य को बेधने की प्रतियोगिता करते हैं। लीसू जाति के पुरुषों के लिए धनुष बाण एक आवश्यक चीज मानी जाती है। ये प्रायः हर परिवार में होता है और सभी पुरुष इसे चलाने में दक्ष होते हैं। धनुष जंगली शहतूत या अन्य सख्त लकड़ियों से बनाया जाता है। धनुष की डोर बैल की नस से बनाई जाती है। आमतौर पर युवकों के धनुष को चलाने में अधिक शक्ति लगती है, इसलिए इसे शक्तिशाली धनुष बाण कहा जाता है। बाण बांस या किसी कठोर लकड़ी से बनाया जाता है। शिकार खेलने के लिए लीसू जाति के लोग अक्सर बाण की नोक पर किसी जहरीली वनस्पति का रस लगाते हैं। लीसू जाति का विशेष रोमांचकारी खेल तलवारों की सीढ़ी पर चढ़ना है। हर वर्ष चीनी चंद्र पंचांग के अनुसार दूसरे महीने की 8वीं तारीख को लीसू जाति की जनता अपना परंपरागत त्योहार ताओकान त्योहार मनाती है। इस त्योहार के बारे में एक लोक कथा भी प्रचलित है।
कहा जाता है कि हान जाति और लीसु जाति एक ही मां की संतान थी। घर और संपत्ति के विभाजन के बाद हान जाति के बड़े भाई ने अपने हिस्से की जमीन की मेड़ पर पत्थर के खंभे लगाए और लीसु जाति के छोटे भाई ने भी घास फूस की वजह से अपनी जमीन घेरी। दुर्भाग्यवश अचानक आग भड़क उठी। बड़े भाई के पत्थर के खंभे तो ज्यों के त्यों मजबूती से भूमि पर खड़े रहे, पर छोटे भाई की घास की रस्सी आग में भस्म हो गई। छोटा भाई आग बुझने के बाद अपनी जमीन नहीं ढूंढ पाया तो मजबूर होकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बियाबान जंगल में चला गया और आदिम शिकारी जीवन बिताने लगा। बाद में डकैतों ने सीमांत क्षेत्र पर आक्रमण किया। उन्होंने लीसु जाति के बहुत से हट्टे कट्टे युवकों को मार डाला और बहुत से लाचार बूढ़ों को जिंदा दफना दिया। इस समय दरबार द्वारा जनरल वांगची को सीमांत क्षेत्र की रक्षा के लिए भेजा गया। हालांकि जनरल वांगची हान जाति का था, पर उसने जीवन से लीसु जाति को पुनः बसाने में मदद की। फिर उसने लीसु जाति की जनता की मदद से सीमांत क्षेत्र को भी मजबूत बनाया। फलस्वरूप डकैत वहां से भाग गए और लीसु जाति की जनता का जीवन शांतिपूर्ण और सुखमय हो गया। बाद में एक कपटी दरबारी ने राजा के सामने वांगची पर मिथ्या दोषारोपण किया और राजा ने उसके मिथ्यालाप पर विश्वास किया। इसलिए उसने वांगची को राजमहल में बुलाया और चीनी चंद्र पंचांग के दूसरे महीने की 8वीं तारीख को जहरीली शराब पिलाकर उसे मार डाला। जब ये शोकपूर्ण खबर लीसु गांव में पहुंची तो वहां के सारे लोगों को क्रोध आया। उन्होंने ये कसम खाई कि रास्ते में तलवार जैसा पहाड़ या आग जैसा समुद्र आए पर वे उन्हें पार करके ही दुश्मन से वांगची के लिए बदला अवश्य लेंगे। तभी से लीसु जाति की जनता ने वांगची की बरसी यानी चीनी चंद्र पंचांग के दूसरे महीने की 8वीं तारीख को अपनी जाति का परंपरागत ताओकान त्योहार मनाना शुरू किया। त्योहार की पूर्व बेला में लीसु लोग मैदान में 4 उत्सवाग्नि जलाते हैं और ढोल नगाड़े बजाकर लोगों को मैदान में बुलाते हैं। इस वक्त परंपरागत वेशभूषा में सजे धजे लीसु जाति के लोग चारों ओर से इस मैदान में आते हैं। तभी से त्योहार की शुरुआत हो जाती है। इस समय 5 हट्टे कट्टे लीसु युवक नंगे पैरों से आग में कभी कूदते फांदते हैं, कभी लुढ़कते हुए आगे बढ़ते हैं। आग में चलने या कूदने से चिंगारियां निकलती हैं। फिर वे दोनों हाथों से लाल अंगारों को उठाकर तेजी से चेहरा पोंछते हैं। वे अंगारों की जरा भी परवाह नहीं करते। बगल में खड़े लोग ये दृश्य देखकर कभी पुलकित होते हैं तो कभी तनाव महसूस करते हैं, कभी जय जयकार करते हैं, कभी आश्चर्य भी प्रकट करते हैं। ललकार और वाहवाही की आवाज आकाश में गूंजती है। त्योहार की सुबह लीसु जाति के लोग 10 किलोमीटर पैदल चलकर अपने अपने गांव से यहाँ आते हैं। त्योहार के लिए रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, जलपान, सिगरेट, जड़ी बूटी आदि विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स, दंत क्लिनिक और फोटो स्टूडियो पहले से ही लगाए जाते हैं। इस अवसर पर कुछ युवक तलवारों की सीढ़ी बनाते हैं। वे 20 मीटर से भी ऊंची लकड़ी के 2 खंभों को सीढ़ी की तरह एक साथ बांधते हैं। इसके बीच 36 तेज तलवारों को सीढ़ी से ऊपर चढ़ने की लकड़ियों पर बांधते हैं। इन तलवारों की धारें ऊपर की ओर होती हैं और इनकी तेज धारें भय पैदा करती हैं। फिर लीसु जाति के 20 एक युवक इस सीढ़ी को उठाए मैदान में प्रवेश करते हैं और उसे मैदान के बीचों बीच खड़ा कर देते हैं। इसे तावकान कहते हैं। ठीक दोपहर को पटाखा छोड़ने और ढोल नगाड़े बजाने की आवाज गूंजने लगती है। आग में कूदने और लुढ़कने का खेल दिखाने वाले युवक सिर पर नीली टोपी पहने, शरीर पर लाल लबादे ओढ़े, नंगे पैर सीढ़ी की ओर दौड़ कर आते हैं। पहले वे सीढ़ी के इर्द गिर्द गाते हुए नाचते हैं। फिर इन युवकों का प्रधान जन समुदाय के सामने भाषण देता है। वो अपने भाषण में ताओकान की चर्चा के बाद इन 2 खेलों के बारे में बताता है। वो बताता है कि आग में कूदना और तलवारों की सीढ़ी पर चढ़ना, ये 2 खेल पूर्वजों के साहस और उनकी उन भावनाओं की याद में मनाए जाते हैं जब तलवार जैसे पहाड़ और आग जैसे समुद्र को लांघने की सौगंध खाई थी। भाषण देने के बाद प्रधान युवक सबसे पहले दौड़ते हुए खड़ी सीढ़ी पर चढ़ता है। वो उसी तरह तलवारों की सीढ़ी पर चढ़ता है मानो वो किसी साधारण सीढ़ी पर चढ़ रहा हो। वो अपने हाथों से तलवार की धार को पकड़ते हुए और तलवारों की धार पर अपने पैर रखते हुए ऊपर चढ़ता है। मैदान में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग सांस रोके इस रोमांचकारी खेल को देखते हैं। जब वो युवक ऊपर पहुंच जाता है तब उनकी सांस लौटती है। इस समय वो युवक कमर से पटाखे निकालकर छोड़ता है। इसके बाद युवक 20 मीटर ऊंची सीढ़ी के शीर्ष पर हाथों के बल उल्टा खड़ा होता है। इस रोमांचकारी कार्यक्रम की प्रशंसा में हर्ष के साथ तालियां बजाने की आवाजें चारों ओर गूंजती रहती है। प्रधान युवक के खंभे से नीचे उतरने के बाद अन्य युवक भी एक के बाद एक ऊपर चढ़ते हैं। वे भी अपने प्रधान की तरह हाथों से तलवारों की धार पकड़ते हुए और पैरों से तलवारों की धारों को कुचलते हुए ऊपर चढ़ते हैं। इन युवकों की शक्ति, बुद्धिमानी और हिम्मत देखकर दर्शक अवाक रह जाते हैं। अनायास वे तालियां बजाते और वाहवाही देने लगते हैं। इस कार्यक्रम के बाद वे एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले समूह नृत्य करते और गाते हैं। तो श्रोता मित्र, ये था ताओ लीकुंग पहाड़ी क्षेत्र में बसी लीसु जाति। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय।
नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं श्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर जैसा बोलता है, शूकर और भिक्षु रेतात्मा बिल्कुल वैसा ही करते हैं। वे उन दोनों बालकों को ले जाकर वहाँ हाजिर करते हैं और कहते हैं कि इन्हें हमने पकड़ा है और ये किसी और की नहीं बल्कि दानव की ही संतान है। यह देखकर दानव हैरान रह जाता है कि भिक्षु रेतात्मा मेरी कैद से आजाद कैसे हो गया और ये बालक मेरे हैं या नहीं। इसलिए यह जानने के लिए वह अपनी गुफा में वापस जाता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जब वानर ने दानव को गुफा में आते देखा तो उसने उसे छलने का एक उपाय सोच लिया। वह तब तक अपनी पलकें झपकाता रहा जब तक उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात न होने लग गई। फिर वह बालकों के लिए रोता पीटता अपनी छाती पीटने लग गया, मानो उसे गंभीर शोक हो रहा हो। उसका रोना सुनकर सभी लोग गुफा से बाहर आ गए। दानव वानर को पहचान नहीं पाया। उसने उसे अपनी बाहों में भर कर कहा, तुम इतनी ज्यादा दुखी क्यों हो रही हो? झूठ पर झूठ गढ़ते हुए वानर कहने लग गया, स्वामी, यह बात कितनी सच है कि पत्नी विहीन पुरुष को अपनी चल अचल संपत्ति की देखभाल करने वाला नहीं मिलता और पति विहीन पत्नी जरूर असफल सिद्ध होती है। आप कल ही नगर में अपने ससुर से मिलने वापस क्यों नहीं लौट आए? यहाँ शूकर ने आज सुबह आकर भिक्षु रेतात्मा को छुड़ा लिया और फिर दोनों ने मिलकर हमारे बच्चों को पकड़ लिया। मैंने उनसे कितनी बार बच्चों को आजाद कर देने की विनती की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वे उन्हें उनके नाना से मिलवाने रास्ता साथ ले जा रहे हैं। मैं उन्हें सारे दिन नहीं देख पाई हूँ। पता नहीं उन पर क्या बीत रही होगी। आप भी यहाँ नहीं थे। उन्हें खोकर मैं इतनी ज्यादा दुखी हो गई हूँ कि मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे। यह सुनकर दानव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने पूछा, क्या वे मेरे बच्चों को ले गए हैं? वानर ने जवाब दिया, जी हाँ, वह शूकर ही उन्हें ले गया है। गुस्से में भरा दानव बोला, अच्छा तो ये बात है, उसने मेरे बालकों की हत्या कर दी है। इसके लिए अब उसे मरना ही पड़ेगा। मैं अपने बालकों के बदले में उस भिक्षु की जान ले लूंगा। प्रिय, तुम मत रो। अब तुम्हारा जी कहता है, चलो मैं तुम्हें शांत कर दूं। वानर कहने लगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, केवल ज्यादा रोने की वजह से मेरे हृदय में दर्द हो रहा है। दानव ने सांत्वना दी, चिंता मत करो, मेरे पास आओ। मेरे पास एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिसको जहाँ भी वेदना हो रही हो उस जगह पर रगड़ देना, तुम्हारी सारी दर्द सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। लेकिन देखो, बहुत सावधान रहना, कहीं इसे अंगूठे से चटका मत देना, नहीं तो तुम मेरा असली शरीर देख लोगी। वानर मन ही मन बहुत खुश हो उठा। उसने सोचा, कितना मूर्ख है ये दानव, बिना शारीरिक यंत्रणा दिए उसने अपना रहस्य खोल दिया। जब यह मुझे इस वस्तु को देगा और मैं इसे चखा कर इसका असली चेहरा देख लूंगा, तब पता चलेगा। नरभक्षी पिशाच उसे गुफा में एक सुदूर एकांत जगह में ले गया और उसने मुर्गी के अंडे जितना बड़ा एक अमूल्य पदार्थ मुंह से निकाल लिया। देह के आंतरिक स्रावों के मिश्रण से निर्मित वह एक जादुई गुटका थी। वानर ने सोचा, कितना भव्य पदार्थ है ये, न जाने कितनी बार इसे प्रयत्न पूर्वक शोधित और सम्मिश्रित कर ऐसे जादुई पदार्थ का रूप दिया गया होगा। आज तो ये मेरे भाग्य में लिखा था। वानर ने उसे हाथ में लेकर उस जगह पर रगड़ दिया जहाँ वह पीड़ा होने का बहाना कर रहा था। फिर वह उसे अंगूठे से चटकाने जा ही रहा था कि दानव ने डर कर उसे छीन लेना कहा। धूर्त वानर ने उसे अपने मुंह में रखकर निगल लिया। दानव ने मुट्ठियां भींचकर उसका प्रयास किया, लेकिन वानर ने बार बचाकर अपना मुंह रगड़ा और फिर अपने असली रूप में आकर चिल्लाया, नरभक्षी पिशाच, अशिष्टता मत कर, अच्छे से देख ले कि मैं कौन हूँ। स्तंभित दानव बोला, प्रिय, तुम्हारा मुंह इतना भयंकर कैसे हो गया? वानर ने कहा, दुष्ट दानव, तुझसे तो मैं निपटूंगा। मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ। क्या तू अपने पितामह को भी नहीं पहचानता? अब जाकर दानव को असलियत का पता लगा। वह बोला, तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा। वानर ने कहा, एक बार फिर से देख, मैं इस बीच तुझे नहीं मारूंगा। दानव कहने लगा, तुम्हारा चेहरा तो जाना पहचाना है, लेकिन सच में तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? तुमने मेरी पत्नी को कहाँ छिपा दिया है और तुमने मेरी निधि क्यों छीन ली? तुम्हारा ये बर्ताव बहुत ही ज्यादा बुरा है। वानर बोला, जब तू मुझे पहचान ही नहीं रहा तो मैं तुझे बताए देता हूँ कि मैं थांग भिक्षु का सबसे बड़ा शिष्य वानर भाई हूँ। तुझसे पूरे 500 साल बड़ा मैं तेरा पूर्वज हूँ। नरभक्षी पिशाच बोला, तू कितनी फालतू बातें कर रहा है। मैं जानता हूँ कि जब मैंने थांग भिक्षु को बंदी बनाया था उस समय उसके केवल 2 ही शिष्य थे, एक शूकर और दूसरा भिक्षु रेतात्मा। उनमें से किसी ने भी वानर नाम के शिष्य की तो कोई बात ही नहीं की। तू जरूर मुझे छलने के उद्देश्य से कहीं से आया हुआ कोई दुष्ट आत्मा है। वानर ने बताया, मैं उन दोनों के साथ यहाँ नहीं आया था, क्योंकि मेरे गुरुदेव एक दयालु और सज्जन पुरुष हैं, जिन्होंने मुझे अनेक दुष्ट आत्माओं को मार देने के अपराध में मेरे घर वापस भिजवा दिया था। लेकिन तुझे अपने पूर्वज का नाम तो पता ही होना चाहिए।
दानव ने कहा, कैसे आदमी हो तुम? जब तुम्हारे गुरु ने तुम्हें वापस भेज दिया था तो तुम किस मुंह से फिर वापस लौट आए हो? वानर बोला, अभागे दानव, तू नहीं समझ पाएगा कि एक दिन का गुरु भी तो वह जब तक जीवित रहे उसका अपने पिता की तरह ही सम्मान किया जाना चाहिए और पिता पुत्र का झगड़ा सूर्यास्त तक चलाए नहीं रखना चाहिए। तूने मेरे गुरुदेव को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मैं उनका बदला लेने यहाँ पहुँच गया हूँ। अगर मैं उस बात पर ध्यान ना भी दूं कि तू कितना बुरा है, तेरा वह कर्म कि तूने मुझे पीठ पीछे अपमानित किया है, ये कभी नहीं भूल सकता। दानव कहने लगा, मैंने कभी भी तुझे अपमानित नहीं किया। वानर बोला, मुझे शूकर ने सब बता दिया है। दानव ने कहा, तुम्हें उस अवसरवादी पुराने गप्पी की बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए। वानर झल्लाया, फालतू में इधर उधर की बातें मत कर। तूने दूर से आए अतिथि के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। यह जरूर संभव है कि तेरे पास कोई अच्छी मदिरा या कोई सुस्वादु भोजन न हो, लेकिन तेरे शरीर पर मस्तक तो है। ला, उसी को अब आगे बढ़ा दे और मुझे उस पर अपने लौहदंड का वार करने दे। मैं चाय की जगह पर इसी को तेरा उचितातिथ्य मान लूंगा। वार की बात सुनते ही दानव हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वह बोला, वानर, तू यही गलती कर गया। तुझे अगर मेरे साथ युद्ध करना था तो तुझको गुफा के अंदर नहीं आना चाहिए था। यहाँ मेरे पास कुल मिलाकर 1000 दैत्य हैं। अस्त्रों शस्त्रों से लदे होने पर भी तू यहाँ से लड़ते लड़ते बाहर नहीं निकल सकेगा। वानर ने जवाब दिया, पूर्ण बात कही है तूने। 1000 की तो कोई गिनती ही नहीं। तेरे पास अगर हजारों लाखों दैत्य भी होते तब भी अपना प्रचार और प्रहार उचित जगह पर करने के लिए मेरा उनको देख लेना ही काफी होता। मैं अकेला ही तेरे पूरे काल को बर्बाद करने के लिए काफी हूँ। उसके बाद वानर राज और दानव में युद्ध होने लगा। वे दोनों 50-60 चक्र युद्ध करते रहे, लेकिन हार जीत का फैसला नहीं हो पाया। अब वानर ने सोचा, इस नीच दानव की तलवार भी मेरे दंड के समान ही है। मैं उसे एक मौका देता हूँ छल करने का, देखूं तो वह मेरी चाल समझ पाता है कि नहीं। यह सोचकर वानर ने अपना लोहदंड उठाकर ऊंचे अश्व तक पहुँचने का दाव खेला। उसकी चाल न समझकर और यह सोचकर कि उसे सच में एक अच्छा मौका मिल गया है, दानव ने वानर पर तलवार की कड़ी चोट की। वानर उस बात को बचाने के लिए तुरंत ही उछल गया और फिर उसने दानव के सिर पर पत्तियों में छिपे आड़ू चुराने वाले दांव का इस्तेमाल कर इतना कठोर वार किया कि वह दानव पीछे कोई चिन्ह छोड़े बिना ही कहीं गायब हो गया। वानर ने अपना लोहदंड एक ओर रख दिया और उसकी खोज में इधर उधर देखने लगा, लेकिन वह उसे देख पाने में असफल रहा। आश्चर्यचकित वानर कहने लगा, वाह, मैंने उस पर केवल वार ही नहीं किया, लगता है मैंने उसका अस्तित्व ही मिटा दिया। वह मेघ पर चढ़कर चारों ओर उसे ढूंढने लगा, लेकिन आसपास कहीं कोई हलचल नहीं दिख रही थी। वानर सोच में पड़ गया कि पता नहीं वह कहाँ बाहर निकल सकता है। उसके बाद वह बोलने लगा, ओह, अब समझा, वह मुझे पहचान गया है और यह तय है कि वह कोई आम दानव नहीं है। यह बात वानर बिल्कुल सहन नहीं कर सका। गुस्से में भरा हाथ में लोहदंड लिए वह कलाबाजी खाकर स्वर्ग के दक्षिणी दरवाजे पर जा पहुंचा। आश्चर्य में भरे स्वर्ण सेनापति फांग लियू, कौ पी चांग, हाओ तंग और शिन के दरवाजे के दोनों ओर खड़े रहकर उसे झुककर प्रणाम किया। उन्हें वानर को रोक पाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह बलपूर्वक अपना रास्ता बनाता हुआ सीधा ब्रह्मांड प्रकाश महाकक्ष में जा पहुंचा, जहां 4 स्वर्ग शिक्षक चांग, के, श्वी और च्यू ने उससे पूछा, महान मनीषी, आप कैसे पधारे? उसके बाद वानर राज ने उन्हें सब कुछ बताया। यह सुनकर स्वर्ग शिक्षकों ने चमत्कारी धुंध कक्ष में जाकर जेठ सम्राट को इसकी सूचना दी। सम्राट ने तुरंत ही पूरी जांच किए जाने का आदेश दे दिया। पता चला कि 9 दीप्त नक्षत्रों, 12 शाखाओं के देवगण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम और केंद्र के 5 नक्षत्रों, आकाशगंगा के नक्षत्र समूहों, पंचशीर्ष, चतुर्नद और स्वर्ग के अन्य बाकी सारे देवताओं में से कोई भी गायब नहीं हुआ था। फिर उन्होंने वृषभ और सप्तऋषि नक्षत्रों के प्रासादों में जाकर खोजा। तब पता चला कि 28 नक्षत्रों के समूह में से एक काष्ठ वृक्ष का कहीं पता नहीं चल रहा था। तुरंत ही जेठ सम्राट को सूचित किया गया कि काष्ठ वृक्ष पृथ्वी पर चला गया है। जेठ सम्राट ने यह जानना चाहा कि वह स्वर्ग में कब से नहीं था। जवाब मिला, वह 4 बार उपस्थिति गणना के समय मौजूद नहीं था। उपस्थिति गणना प्रति 3 दिन में एक बार की जाती है। इसका मतलब हुआ कि वह 13 दिनों से यहाँ नहीं है। सम्राट बोले, स्वर्ग के 13 दिन यानी पृथ्वी के 13 साल। जेठ सम्राट ने काष्ठ वृक्ष के बाकी सहन नक्षत्रों को पृथ्वी पर जाकर उसे स्वर्ग वापस ले आने का आदेश दे दिया। आदेश पत्र मिलते ही बाकी 27 नक्षत्र स्वर्ग द्वारों से निकल गए। सब नक्षत्र अपने अपने मंत्रों का पाठ किए जा रहा था। उन मंत्रों के प्रभाव से काष्ठ वृक्ष जहाँ छिपा बैठा था वहाँ पहुँचकर उन्होंने उसे स्तंभित कर दिया। जेठ सम्राट ने पूछा, काष्ठ वृक्ष, स्वर्ग के अशेष सौंदर्य से संतोष न कर तुम बिना सूचना दिए पृथ्वी पर क्यों चले गए? काष्ठ वृक्ष गिड़गिड़ाया, सम्राट, मैं तो वध कर दिए जाने योग्य हूँ। राजकुमारी कोई साधारण मानवी न थी। वह तो आपकी धूप कक्ष की जेठ कुमारी थी और मेरे साथ बनाना चाहती थी। हम स्वर्ग के प्रासाद को दूषित नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसने पहले मनुष्य रूप में जन्म लेने का निश्चय किया और प्रासाद में उसका पुनर्जन्म हो गया। बाद में मैं एक दुष्ट दानव बन गया और मैंने पर्वत पर अधिकार स्थापित कर लिया जिससे मैं उसको निराश न कर दूं। मैं उसे अपनी गुफा में उठा ले आया और हम दोनों 13 साल तक पति पत्नी बने रहे।
थे। यह कहना बिल्कुल सही है कि हमारा प्रत्येक ग्रास और प्रत्येक घूंट पूर्व निर्धारित होता है। अब महान मनीषी मुझे यहाँ ले आने में सफल हो गया है। जेठ सम्राट ने उसका पद चिन्ह वापस ले लिया और आदेश दिया कि उसकी पदावंती कर उसको तुषित प्रासाद में लाउची की भट्टी प्रज्वलित रखने वाले अवध नृत्य के रूप में बिठा दिया जाए। अगर उसने वहाँ अपना कार्य ठीक से नहीं किया तो उसे अपने पुराने पद पर दोबारा भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर न किया तो उसको दंड में और भी ज्यादा बढ़ाकर और ज्यादा दंड दिया जाएगा। उस दानव के प्रति जेठ सम्राट के न्याय ने वानर को गदगद कर दिया। उसने सम्मान सूचक ना आ का उद्घोष कर मौजूद देवताओं से कहा, सज्जनों मैं चला। स्वर्ग शिक्षक कहने लगे, यह वानर पहले जैसा ही अशिष्ट है। केवल ना आ कहकर सम्राट को उसके लिए दानव को पकड़ने की उनकी स्वर्गिक दयालुता के लिए धन्यवाद दिए बिना ही यहाँ से चला गया। जेठ सम्राट बोले, स्वर्ग की शांति भंग किए बिना ही चला गया, ये तो सौभाग्य है हमारा। महान मनीषी ने अपना प्रकाशमान मेघ सीधा चषक पर्वत की चांद्र तुरंग गुफा पर उतारा और राजकुमारी को खोजकर उसे मानवी बन जाने और एक दानव से विवाह कर लेने के लिए बहुत खरी खोटी सुनाई। राजकुमारी ने अपने कानों में हवा की तेज सनसनाहट सुनी और पल भर बाद ही वह हस्ती नगर पहुंच गई। तीनों शिष्य उसे सिंहासन महाकक्ष में ले गए। वहां उसने अपने राजसी माता पिता को झुककर प्रणाम किया और अपनी बहनों से मुलाकात की। सभी राज्याधिकारी भी प्रणाम और अभ्यर्थना करने वहां आ गए। तीनों शिष्य सिंहासन महाकक्ष से निकलकर सभी दरबारियों के साथ भेंट कक्ष में जा पहुंचे। वहां लोहे का पिंजरा ले आया गया और कृत्रिम बाघ की श्रृंखलाएं खोल दी गई। केवल वानर ही देख पा रहा था कि बाघ एक मानव था, बाकी सभी उसे सच में बाघ ही समझ रहे थे। दानव द्वारा मंत्रविद्ध होने की वजह से सांचांग हिल डुल भी नहीं पा रहा था और हालांकि उसका मस्तिष्क कभी भी ठीक काम कर रहा था, पर वह ना अपना मुंह खोल पा रहा था और ना ही आंखें। वानर बोला, गुरुदेव आप भी कैसे भिक्षु हैं जो खुद को इस विभत्स आकार में ले आए हैं। आपने मुझ पर तो हत्यारा होने का आरोप लगा दिया था और उसके दंड स्वरूप मुझे वापस भिजवा दिया था, लेकिन अगर आपका हृदय केवल साधुता पर ही केंद्रित न रहा होता तो आज आप इतने भयावह नहीं दिखाई देते। शुकर कहने लगा, भाई अब इन्हें और ज्यादा भला बुरा मत कहो, इनका उद्धार कर दो, इन्हें आजाद कर दो। भिक्षु रेतात्मा भी वानर राज को यही समझाने लगा। वानर ने हाथ में जल लेकर एक मंत्र पढ़ा और फिर जल को बाघ के मस्तक पर छिड़क दिया। काला जादू खत्म हो गया, व्याघ्र ज्योति तिरोहित हो गई। आज सांचांग दोबारा अपने असली रूप में दिखाई देने लग गया। खुद को ठीक करके नेत्र खोलते हुए उसने वानर को देखा और उसे थाम कर वह कहने लगा, तू कहाँ से आ पहुँचा? भिक्षु रेतात्मा ने सांचांग को विस्तार से पूरी बात बताई और यह सब सुनकर सांचांग की आंखों में आंसू भर आए और उसने वानर राज से माफी मांगी और उसे गले लगा लिया। यह सब देखकर चारों को अनेक धन्यवाद दिए गए और उनके सम्मान में प्रासाद के पूर्वी पार्श्व में एक विराट शाकाहारी महाभोज का आयोजन किया गया। राजा की इस कृपा के लिए गुरु और शिष्य उससे विदा लेकर पश्चिम की यात्रा पर दोबारा चल पड़े। उन्हें विदा देने राजा और राज्याधिकारी बड़ी दूर तक उनके साथ गए। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं श्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों को सावधान का नमस्कार। श्रोता दोस्तों को राकेश का भी नमस्कार। पिछले पाठ में हमने बाल विहार से जुड़े कुछ चीनी वाक्य सीखे थे। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 有问题吗? क्या कोई सवाल है? 这个字是什么意思? इस अक्षर का क्या मतलब है? 请您再说一遍。 कृपया आप फिर एक बार कहिए। 请慢一点儿说。 कृपया थोड़ा धीरे बोलिए। शाओथांग जी, जब मेरे पास समय होता है तो मैं चीनी भाषा सीखने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे लगता है कि अगर अध्यापक की सहायता लूँ तो सीखने में बहुत आसानी होगी। अब मान लें कि मैं अध्यापक से चीनी भाषा में सवाल पूछना चाहता हूँ, तो कैसे पूछना चाहिए? ठीक है, आप यदि कक्षा में बैठ रहे हैं और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पहले अपना हाथ ऊपर उठाइए। अध्यापक आपके उठे हाथ को देखकर आपसे पूछेंगे, 有问题吗? क्या कोई सवाल है? 有问题吗? 有 का मतलब है होना। 有 问题 चौथी वो दूसरी दौन है। इसका मतलब है सवाल। 问题
माँ प्रश्नवाचक शब्द। माँ 有问题吗 有问题吗 क्या कोई सवाल है? आइए सुने आज के बाद की पहली बातचीत। 王老师好，你好，有问题吗？有问题 का मतलब है सवाल होना। 有问题有问题吗 क्या कोई सवाल है? 有问题吗 आइए सुने एक बार फिर आज के बाद की पहली बातचीत। 你好，有问题吗？ शौचांग जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस अक्षर का क्या मतलब है। इस वाक्य को चीनी भाषा में कैसे कहा जाता है? आप कह सकते हैं 这个字是什么意思？这个字是什么意思？这个字 अक्षर 字是 होना 是什么 क्या 什么 意思चौथी दोन और चौथी दोन इसका अर्थ है मतलब या अर्थ 意思？这个字是什么意思？这个字是什么意思？इस अक्षर का क्या मतलब है? आइए सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत। 这个字是什么意思？我来给你解释一下。这个也这个是 होना 是什么意思 क्या मतलब है 什么意思？这个字是什么意思 इस अक्षर का क्या मतलब है 这个字是什么意思？ आए एक बार फिर सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत। 这个字是什么意思？我来给你解释一下。 अगर मैं अध्यापक से कहना चाहता हूँ, कृपया आप फिर एक बार कहिए, तो चीनी भाषा में इस वाक्य को कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं 请您再说一遍请您再说一遍。请 कृपया 请 您 अब 您 再 चौथी दोन है इसका मतलब है फिर 再 说 कहना पहली दोन है 说 一遍 एक बार 一遍。请您再说一遍请您再说一遍。कृपया आप फिर एक बार कहिए। आइए सुने आज के बाद की तीसरी बातचीत। 请您再说一遍。好的，大家仔细听。请 कृपया 请再说一遍 फिर एक बार कहिए 再说一遍。请您再说一遍 कृपया आप फिर एक बार कहिए 请您再说一遍。 आए एक बार फिर सुने आज के बाद की तीसरी बातचीत। 请您再说一遍。好的，大家仔细听。 राकेश जी, यदि आपके अध्यापक जी थोड़ा तेजी से बोलते हैं और आपको उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई तो आप ये कह सकते हैं 请慢一点说 कृपया थोड़ा धीरे बोलिए 请慢一点说。请 का मतलब है कृपया 请 मान धीरे 慢 त्यार थोड़ा 点儿 说 बोलना 说。请慢一点说 कृपया थोड़ा धीरे बोलिए 请慢一点说。 आइए सुने आज के बाद की चौथी बातचीत। 请慢一点说。对不起，刚才我说的可能太快了。慢一点儿 थोड़ा धीरे 慢一点儿 说 बोलना 说。请慢一点说请慢一点说。कृपया थोड़ा धीरे बोलिए। आए एक बार फिर सुने आज के बाद की चौथी बातचीत। 请慢一点说。对不起，刚才我说的可能太快了。 अब हम आज के बाद की सारी बातचीत सुने। बातचीत एक 王老师好，你好，有问题吗？ बातचीत दो 这个字是什么意思？我来给你解释一下。 बातचीत तीन 请您再说一遍。好的，大家仔细听。 बातचीत चार 请慢一点说。对不起，刚才我说的可能太快了。 अच्छा श्रोता दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। आशा है आपको ये सारी बातचीत समझ में आई होगी। अच्छा, अब राकेश वत्स और सावधान को आज्ञा दें। फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना
5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com